जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एचआर फॉर यू में नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ। तो आज हम लेकर के आए आप सभी के लिए क्लास 10th का हिंदी चैप्टर नंबर आपका 21 है। 20 चैप्टर जो था झांसी की रानी था, उस वीडियो को आप सबने बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छा लगा। इसी तरीके से वीडियो को शेयर करते रहें और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें, जितने बच्चे हैं सब तक पहुँचा दें। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th का हिंदी चैप्टर नंबर 21 है। इसका नाम है चिकित्सा का चक्कर। चिकित्सा यानी हॉस्पिटल, इलाज, चिकित्सा का चक्कर, जिसके लेखक जो है वो बेढप बनारसी। नाम देख रहे हैं, बेढप बनारसी। तो आपको याद रखना है कि चिकित्सा के चक्कर का लेखक कौन है, बेढप बनारसी है। इसमें क्या बताया गया कि एक आदमी जब बीमार पड़ जाता है और बीमार पड़ने के बाद वो कैसा कैसा नुस्खा लगाता है, कितनी जल्दी ठीक हो जाना चाहता है, इसी चीज़ों को बताया गया है कि आदमी अपने शरीर को, स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए किसी हद तक जा सकता है। लोग कह दे कि भाई आप ये कर लो, ये कर लेता है, आप ऐसा कर लो, ऐसा कर लेता है। तो इस चैप्टर में इसी चीज़ पे बात की गई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए हम आपको बताते। देखिए इसमें जो है ना, बेढप जी खुद अपने बारे में लिखते हैं। बेढप जी अपने बारे में लिखते हैं कि मैं बिल्कुल हट्टा कट्टा आदमी हूँ, देखने में मुझे कोई आदमी रोगी नहीं कह सकता। मेरी आयु लगभग 35 की और लेखक की आयु लगभग 35 की होती है ना। ये कह रहे थे कि आज तक कभी, लेखक अपने बारे में कह रहे हैं कि बेटा जी कि आज तक मैं कभी बीमार ही नहीं पड़ा हूँ और लोगों को बीमार पड़ते देखता हूँ तो मुझे शक होता, मतलब शौक होता कि काश मैं भी बीमार पड़ता, अच्छा लगता। और फिर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं था कि अगर मैं बीमार पड़ता तो 2-3 बार समाचार पत्र में, रेडियो में, टीवी में खबर आती कि फलाने साहब बीमार पड़े हैं, लेकिन ऐसा अवश्य होता कि मेरे बीमार पड़ने पर मुझे हंटले बिस्किट खाने को मिलती। लेखक बीमार क्यों पड़ते हैं? हंटले बिस्कुट खाने के लिए। क्यों? क्योंकि साधारण अवस्था में हंटले बिस्किट खाने को घर में नहीं मिलती है। अब भी बच्चे होगे, देखोगे कुछ चीज़ें होगी जैसे अच्छा भोजन, फल फ्रूट, सेब केला, ये सब जो होता है तो आपको साधारण अवस्था में खाने को नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आपके घर कोई गेस्ट आ गए, मेहमान आ गए, तो आपका भाग्य भी खुल गया, आपको भी सेब, भोजन अच्छा वगैरह सब मिलता रहता है, ठीक है ना, खाने को मिलते। और कह रहे थे कि यूडी क्लोरीन की शीशियाँ तो मेरे घर में रहती, यानी अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो मेरे घर में यूडी क्लोरीन की शीशी तो रहते ही है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि मेरे दोस्त लोग आएंगे और गंभीर मुंह बना करके, गंभीर मुद्रा में हमसे पूछेंगे कि कैसे हो बेढप जी, क्या हाल है ना, किसकी दवा हो रही है, कुछ फ़ायदा है। जब कोई इस प्रकार रोनी सूरत बना करके मुझसे कुछ पूछता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता, बड़ी हंसी आती है, ऐसा लगता है ना। तो यही कह रहे थे कि बीमार क्यों पड़ते हैं कि दोस्त सब पूछेंगे कि क्या हाल है, कैसे हो, हाँ, तो लोग आएंगे और टेंशन में रहेंगे। मैं तो नॉर्मली बीमार पड़ रहूँगा, लोग टेंशन में रहेंगे तो मुझे खुशी होगी, अच्छा लगेगा। और फिर जब भी कोई लोग आएंगे तो कुछ ना कुछ लेकर के आएंगे और ख़ास करके हंटले बिस्किट तो ज़रूर लेकर के आएंगे, ठीक है। तो एक दिन क्या होता है, कह रहा है कि हाँ, एक दिन मैं हॉकी खेल के आया था। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए, लेखक की आयु 35 वर्ष का हट्टा कट्टा आदमी जो कभी बीमार नहीं पड़ा था। वही बात है कि मैं हट्टा कट्टा कभी बीमार नहीं पड़ा था, ये कभी बीमार ही नहीं पड़े थे। एक बार ये क्या हुआ कि मैच खेल रहे थे, तो मैच खेलने के बाद ना, हॉकी खेलकर स्नान करके, कपड़े उतारे, स्नान करके शाम को भोजन कर लेने की इनकी आदत थी, शाम को सवेरे भोजन कर लेना। पर जब मैच में रिफ्रेश कुछ ज़्यादा हो गया, एक दिन क्या हो गया कि मैच में रिफ्रेशमेंट कुछ वहाँ पर हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया था। जब घर आए, बीवी ने पूछा कि खाना खा लीजिए, ठीक है, सो जल्दी से खा लीजिए, श्रीमती जी बोले कि खाना खा लीजिए। तो उन्होंने कहा कि आज नहीं खाऊंगा, आज मुझे भूख नहीं है। तो उन्होंने कहा कि खा लेते तो अच्छा होता है ना। तो इन्होंने कहा कि मैं आज नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं है। बोले क्यों? तो बोले श्रीमती जी ने, मतलब कि विशेष भूख नहीं है मुझे। क्यों? तो बीवी ने कहा कि भाई मुझे थोड़ा सिनेमा जाना है, खा लेते तो बेहतर होता। तो ये बोले कि मैं तो ज़्यादा नहीं खा पाऊंगा, मैं किसके यहाँ से, प्रसाद जी के यहाँ से नाश्ता करके आऊँ। बोला कि हल्का फुल्का प्रसाद जी के यहाँ से खाना खा के आया हूँ, उसे उतनी भूख नहीं है। बोले क्या खा लिया ऐसा? तो उन्होंने जो खाया, साधारण शाम को टहल का हल्का भोजन किया। क्या किया? 12 पूरियाँ खाए, आध पाव मलाई खाए और 6 रसगुल्ले खाए। ये साधारण भोजन उन्होंने किया था। बोला कि मैं साधारण भोजन खाया हूँ। कितना कम भोजन है ना। तो प्रसाद जी के यहाँ क्या खा के आए थे वो खेल के समय में? 12 पूरियाँ, आध पाव मलाई और 6 रसगुल्ले, ये पहले से खा करके आए थे। और जब पत्नी ने कहा कि भाई खा लेते तो बेहतर होता, मुझे सिनेमा जाना है, तो ये पत्नी की बात को टाल ना पाए और फिर थोड़ा उनके यहाँ पर भी खा लिए, है ना। उतना खाने के बाद भी प्रसाद जी के यहाँ से बाजार का रसगुल्ला आया था, रस तो होगा ही,
कल तक संभव खट्टा हो जाएगा। रसगुल्ले निकलकर चारपाई पर धरना धर दिया। आराम से चारपाई, इतना खाना वाना खा के श्रीमती जी सिनेमा चली गई और ये आराम से अपना खटिया पर धरना दे करके सो गए। जब ये श्रीमान सोए थे तो एकाएक रात के 3 बजे नाभि के नीचे पेट में दर्द होने लगा। एकाएक क्या हो गया, नाभि के नीचे यानी ढोड़ी के नीचे अचानक से बहुत तेज दर्द होने लगा। ऐसा लग रहा है कि नाभि के नीचे कोई 5-6 सुई एक के बारे में कोंच रहा है, सुई कोंच रहा है। इतना तेज दर्द गंभीर रूप में है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द होने लगी थी, परंतु इनको कोई भय नहीं था, कोई डर नहीं था। क्यों? क्योंकि ऐसी समय के लिए ये औषधियों का राजा रामबाण अमृत धारा की एक शीशी सदा अपने पास रखते थे कि कभी पेट में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मैं इसे खा लूँगा। और तुरंत 5-6 बूंद उन्होंने पी लिया। फिर दोबारा पिया, तिबारा पिया, पीबत पीबत पुनः पीबत, यानी कई बार पिया, है ना। मतलब कि सार्थक उसी समय मुझे मालूम हो गई। धीरे धीरे दवाई पिए, प्रातःकाल होते होते शीशी समाप्त हो गई, पूरी शीशी खत्म हो गई रामबाण जो था वो, लेकिन दर्द में किसी प्रकार की कमी ना हुई, है ना। प्रातःकाल डॉक्टर के यहाँ आदमी भेजना पड़ा। फिर क्या कहा गया कि डॉक्टर के यहाँ आदमी भेजना पड़ा कि चलिए सो तबीयत खराब है। डॉक्टर साहब आए तो डॉक्टर सरकारी अस्पताल के थे। कहाँ के थे? डॉक्टर सरकारी अस्पताल के थे, प्रिंस ऑफ वेल्स। क्या थे डॉक्टर? डॉक्टर थे प्रिंस ऑफ वेल्स थे। सूट तो ऐसे पहने हुए थे, मालूम पड़ता था कि प्रिंस ऑफ वेल्स है, और सूट वाले को इक्के पर आना वैसे मालूम हुआ जैसे लीडर हो, यानी एक बार बोला इतना प्रिंस ऑफ वेल्स बने हुए थे, कपड़ा वपड़ा पहने, और वो एक बार में घर आ गए इनके। और एक बार में किसी इतने बड़े डॉक्टर का घर आ जाना ऐसे मालूम पड़ता है जैसे कोई डॉक्टर लीडर जो हो अपनी मतलब कि अपनी टीम को छोड़ करके पैदल चल रहा हो, है ना। और फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि मुंह दिखाओ। मुंह दिखाया, ऐसी जबान निकाल करके दिखाया जानबूझ करके। तो इतना मज़ा बता रहे थे कि डॉक्टर को इतना मज़ा मेरा जीव देखने में आया जितना अपने प्रेमी को प्रेमिका की चेहरा देखने में आता है ना। तो डॉक्टर साहब मुस्कुराया, बोले घबराने की कोई बात नहीं है, दवा पीजिए 2-3 खुराक, और चलते चलते बोले कि दवा पीजिए, और दवा जो है वो चंद्रकला फार्मेसी से मंगा लीजिए। और एक बात और याद रखिएगा, दवा पीने के बाद गर्म बोतल से सेकने को कहा। कहा कि गर्म बोतल में पानी डाल करके उसको पेट को सेकिएगा तो दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर के जाने के बाद इन्होंने सेकना शुरू तो किया, लेकिन सेकने से दर्द में किसी प्रकार की कमी तो नहीं आई, उल्टे पेट में छाला पड़ गया और दूसरा प्रॉब्लम हो गया। दोपहर हुआ, शाम हुई, दर्द में किसी प्रकार का जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तब इन लोगों ने क्या कहा कि फिर नए डॉक्टर को बुलाने की सोचा, है ना। कहा कि एक विशेष था, एक नुस्खा ले आता। किसी ने कहा कुछ, किसी ने ये कहा, तो बहुत सारे लोग आए, कहा कि ये कर दो वो कर दो। किसी ने कहा कि भाई हींग पिला दीजिए, किसी ने कहा हर्रे पिला दीजिए, किसी ने कहा चूना खिला दीजिए। यानी खाने को जूता के अलावा और कुछ नहीं बच गया था। इतनी दवा जो भी लोग आते हैं, आप भी जानते हो कि नुस्खा देते रहते, इतना नुस्खा दिया। 3 दिन इसी तरह बीत गए। तब 3 दिन बीत जाने के बाद लोग आपस में बातें, लोग देखने आते तो बातें करते अलग अलग कि भाई ये कैसे हुआ था, ये कैसे हुआ था। और लोग बात कर रहे हैं कि क्या नाम था, राय कृष्ण हफ्ते में 9 बार दाढ़ी क्यों बनाते थे। यानी ऐसी ऐसी बात, तो ऑब्जेक्टिव है ये कि राय कृष्ण हफ्ते में कितनी बार दाढ़ी बनाते? 9 बार बनाते थे। इस तरीके से चलता रहा। लोग चाय पान सिगरेट बीड़ी करते रहे, मरीज को देखने आए। लेकिन उसके बाद एक और डॉक्टर को बुलाएगा, डॉक्टर चूहानाथ कातर जी। अब आपको सुन के हंसी आई होगी, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने थोड़ी नाम रखा है, ये तो उनके माता पिता का दिया हुआ नाम है, डॉक्टर चूहानाथ कातर जी। ये बहुत पहुंचे हुए डॉक्टर थे। जब वो आए तो मतलब कि उनका नाम तो अजीब है, और वो आए तो उनकी फीस जो थी वो 8 रुपया थी, और 1 रुपया गाड़ी का अलग से लेते थे। यानी वो डॉक्टर का फीस था 8 रुपया, और अलग से गाड़ी पर आते थे तो गाड़ी पर आने का 1 रुपया अलग से लेते थे। ठीक ऐसे ही जैसे कुछ लोगों की सुंदरता रात में चमक जाती है लाइट में, वैसे ही उस डॉक्टर की जो फीस है वो रात में आने से बढ़ जाती है। और ये जो डॉक्टर चूहानाथ कातर जी थे ना, वो लंदन से FRC करके आए हुए थे। यहाँ मैं लिख देता हूँ FRCL, यानी FRC कहाँ से करके आए थे? लंदन से करके आए थे, है ना। रात को आए और अगले दिन दर्द रफू चक्कर, यानी डॉक्टर चूहानाथ कातर जी आए, उनको दवा ववा दिए, और जब दवा खाया तो अगले दिन इनका दर्द रफू चक्कर होता भी क्यों नहीं, क्योंकि ये लंदन से FRC करके आए हुए थे, है ना। लंदन से FRC करके आए हुए थे। कुछ लोग
फिर उसके बाद क्या कहा कि डॉक्टर साहब कुछ कह रहे थे, सांत्वना दे रहे थे कि देखिए कोई दिक्कत नहीं, आपका ठीक हो जाएगा। और फिर इसकी नींद जो थी वो इसको नींद पड़ गई, दर्द में कमी हो चली थी और दर्द जो था वो रफू चक्कर चुका। 2 सप्ताह बीत जाने के बाद स्वस्थ होने में लगे, 2 सप्ताह बीतने के बाद स्वस्थ होने में लगा। डॉक्टर चुआनाथ कतरजी की दवा पीता रहा। 18 आने की शीशी प्रतिदिन खत्म होता था। कितने आने की? 18 आने की पीती रहा, डेली दवा पीते पीते। ये तो आपकी इच्छा पर, यदि आप काफ़ी कहा कि ठीक हो जाएगा, लेकिन यदि आप एहतियात न करते हैं तो आप समझोगे। जब वो डॉक्टर चले गए, कुछ दिन 2 हफ्ता बीत गया, कह रहे हैं ना कि 2 सप्ताह स्वस्थ होने में लगा। 15 दिन के बाद डॉक्टर साहब को धन्यवाद कहने गए, यानी 2 हफ्ता बीत गया तो 7 7 14 15 दिन के बाद डॉक्टर साहब को जब धन्यवाद कहने के लिए गए, हाँ डॉक्टर साहब को धन्यवाद कहने के लिए गए तो देखा कि इसी बीच डॉक्टर साहब जो था वो मेरे बीमारी का नाम गिनाने लगे कि ये ना होता, आपने सही टाइम पर ले आया, अगर ऐसा ना होता तो ये हो जाता, थोड़ा सा ये होता तो, मतलब ऐसे ऐसे कहने लगे कि अचानक से एक सिर दर्द होने लगी और शरीर के रूपी हमला कर देने, शरीर में जो है ना अचानक से फिर दर्द हो गया। डॉक्टर साहब ने जिन जिन भयंकर मर्जों का नाम बताया, अब उन्हें लग रहा था कि अरे बाबा मेरे तो ये बीमारी ना हो गया, ये बीमारी ना हो गया। और फिर आंखों के सामने अजीब सा चक्कर होने लगा। मैंने सोचा कि उन्हीं में से कोई एक बीमारी का कैंसर हो जाएगा, ब्लड फ्लू हो, मतलब फ्लो हो जाएगा, आई फ्लो फलाना, ये वो बहुत सारी बीमारी का इसको लगा क्या कि अब उसी में से मुझे कोई एक बीमारी हो गई है। फिर मतलब कि फिर कॉन्फ्रेंस इस तरीके से आपस में बात होने लगी, मालूम नहीं क्या क्या प्रस्तावना क्या क्या देने लगे। अंत में हमारे मकान में बगल में रहने वाले पंडित जी को बुलाया गया। किसको बुलाया गया? फिर अभी 1 सप्ताह भी नहीं हुआ था कि 2 बजे दिन में एकाएक और सिर दर्द, यानी यही कि अभी 2 सप्ताह भी नहीं हुआ था, डॉक्टर को धन्यवाद कह के आए और फिर अचानक से सर में दर्द होने लगा, पेट में दर्द होने लगा, इस तरीके से चारों तरफ से फिर से घेर लिया गया। अब जो हुआ तो बहुत सारी लेडीज़ लोग आ गई और कहने लगी ऐसा नहीं है, ये कोई ऊपरी खेल है, हैं ऐसे नहीं होता, डॉक्टर सब कुछ थोड़ी जान देता है। और इसकी बुआ की मौसी की नानी जो थी वो कह रही थी कि ऐसा कोई खेल नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये डॉक्टर क्या जाने, हकीम वैद्य, ये कोई ऊपरी खेल है, ये जादू है और जादू वाले को किसी ओझा से दिखाइए, है ना। उन लोगों के कहने पर एक चिकित्सा मात्रदंड कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री पालकी पर आए, यानी इन लोगों ने कहा कि आप कोई पंडित उन्डित से दिखाइए, भूत ऊत का मसला है, तो इन लोगों को कहने पर एक पंडित को भी बुलाया गया। मात्रदंड कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री पालकी पर आए, इतना बड़ा नाम है, पालकी पर आए, धोती, कांधे पर सफ़ेद दुपट्टा और जनेऊ, यानी इस तरीके से लग रहे थे ना, कांधे पर धोती रख के सफ़ेद दुपट्टा और जनेऊ ओढ़े हुए थे, एकदम भारी भरकम आदमी लग रहे थे एकदम। उन्होंने फिर इनको बुलाने के लिए आदमी गया तो बोला कि मैं अभी नहीं आ सकता। क्या है भाई? तो कह रहा कि बेचैनी बढ़ती जा रही। चले तो वैद्य जी बोले कि मैं अभी नहीं आ सकता, है ना, अभी शनि जो है शुक्र पे चढ़ा हुआ है और रवि जो है, मतलब इस तरीके से घुमाने लगे। मैं कुल 35 मिनट के बाद आऊँगा, चलूँगा। सुनकर मेरा कलेजा कबाब हो गया कि भाई कब आओगे? जब मर जाएगा तब। आधे घंटे बाद वैद्य जी पालकी पर तशरीफ़ लाए, आप मेरे सामने आए और बैठ गए। फिर एक दूसरे की बोली बोले, वायु का प्रकोप है, यकृत में घूमकर पित्ताशय में प्रवेश पहुंच चुका है, इस मापदंड, यानी बहुत सारी बात बोलने लगे, बहुत सारी बात बोलने लगे। उसके बाद अंत में क्या होता है कि हकीम साहब आए, हकीम साहब का जिक्र हुआ, लोगों ने कहा कि इससे कुछ ना होगा, हकीम को बुलाओ। तो भाई सब कुछ बुला लिया, एक बार हकीम को भी बुला करके देख लिया जाए, है ना, हकीम को भी बुला करके देख लिया जाए। हकीम साहब आए, पर हकीम साहब पोशाक ऐसा था कि फैशन का जिक्र न करें। सर्दी, मतलब कि मुझे नॉक हो सकेगा, सर्दी बहुत तेज़ थी, बनारस का बहुत तेज़ सर्दी पड़ती है, फिर भी उनका कपड़ा पहनने का समय अलग था, बनारसी लोटे के यही चीज़ कह रहा है कि हकीम साहब आए। हकीम साहब कैसा कपड़ा पहने थे? बंददार कुर्ता, लोटे की तरह टोपी, यानी ऊंचा तरह के टोपी होता, टोपी, अब पाँव में पजामा पहने। भाई पजामा तो सब पहनता, बिना पजामा के कौन आएगा यार। इस तरीके का वो मतलब के लिबास पहने हुए थे और अपनी तंदुरुस्ती, इतने पतले थे कि अपनी तंदुरुस्ती लगता है गरीबों में बांट करके आ चुके हैं। लखनऊ का लखनऊ के थे हकीम साहब, नवाब साहब लखनऊ में अपनी बांट चुके थे। उसने कहा कि मुस्कुराते अंदाज में जवाब दिया, मिजाज कैसा है? पूछा, मर रहा हूँ, आपका इंतजार था, जिंदगी आपके हाथों में, हकीम साहब बचा लीजिए, है ना। दुश्मन नब्ज देखिए, खुदावंद चाहता था दर्द रफू चक्कर हो जाएगा। मैंने कहा आपकी क्या बनारसी हिंदुस्तान लुकमान तरह मशहूर, इसलिए आपकी तारीफ। कहा कि मैं आपकी बड़ी तारीफ सुना हूँ, इसीलिए जो है वो, इसीलिए
आपको बुलवाया हूँ, एक आप ही का सहारा है, अब मैं ठीक हो सकता हूँ अन्यथा ठीक नहीं हो सकता हूँ। इस तरीके से बहुत सारे डॉक्टर आए। फिर एक डॉक्टर आए, एक डॉक्टर और आए थे, उनका क्या नाम था वो, इसी बीच मेरी ना, उसके बाद कह रहा है कि सब तैयारी हो चुकी थी, सब ने कहा कि आप ले चलो मौलवी साहब के यहाँ, हकीम के यहाँ। तैयारी हो चुकी, तब एक मेहरबान लिवा ने हो चुकी थी। इतने में एक डॉक्टर को मेहरबान लिवा आया और उन्होंने देखा, जरा मुंह तो देखूं। उसने क्या कहा, जरा मुंह तो देखूं। तो मुंह दिखाया, तो कहा कि जितने डॉक्टर आए सब पागल थे, सबको एक चीज़ नहीं देखा कि तुम्हारे मुंह में पैरिया है, नीचे बैठ के कीड़ा ऊपर के दांत को खा रहा है, सो दांत निकलवाना होगा। दांत निकलवाना होगा। बोले हाँ दांत निकलवाना होगा, और कुल दांतों के लिए 96 रुपये लगेंगे। कितने? 96 रुपया लगेंगे। याद रखिएगा, यहाँ मैं लिखता हूँ, कुल दांतों के लिए 96 रुपया लगेगा। एक दांत का कितना लगेगा? 32 रुपया लगेगा। तो हो गया ना, 3 दूना 6, 3 तिहाई ना 32 तिहाई 96 रुपया। एक दांत के 3 रुपये लगेंगे, और 150 रुपया दांत लगाने का अलग से लगेगा। 150 रुपया अलग से दांत लगाने का लगेगा। तो बेढब जी अपनी पत्नी को कहा कि भाई दांत निकलवा लेते हैं। तो पत्नी जी, इनकी श्रीमती जी, बेढब जी की पत्नी जी गुस्सा गई और बोली कि आज कोई कहता है कि दांत निकलवा लो, कल कोई कहेगा नाक नोचवा लो, मुंह नोचवा लो, आंख नोचवा लो, किस किस की बात मानते रहोगे? से बस तुम कम खाया करो, समय पे खाया करो, सब ठीक हो जाएगा। तो बेढब जी को बड़ा टेंशन हुआ कि अगर तुम्हें अपनी दवा ही करनी थी तो ये इतने डॉक्टर जो है बेकार में आए, तुम पहले बता देती, वही दवा में कर लेता। तो क्या कहती है, कौन सा मेरी बात आप मानते? फैक्ट है, जो एक्चुअली बात है होती नहीं है और मानते नहीं है, और यहीं पे कहानी जो होती है वो खत्म हो जाती है। तो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है कि पूरे दांत के कितने रुपया लगे थे? 96 रुपया, है ना। और एक दांत के कितने रुपए लगे थे? तो 3 रुपया लगे थे। और दांत लगाने के अलग से कितने फीस मांगे गए थे? तो 150 रुपया वो है अलग से मांगे गए थे। ये ऑब्जेक्टिव था। तो ये चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। इसमें कोई ऑब्जेक्टिव तो वैसे है नहीं। लेखक को बीमार पड़ने की इच्छा क्यों पड़ी? क्योंकि हंटले बिस्किट खाने के लिए। लेखक ने वैद्य और हकीम पर क्या क्या व्यंग करके कहा। तो ये ऑब्जेक्टिव है, नॉर्मली आपको बन जाएगा। अब आपका ऑब्जेक्टिव बच गया है, 2 सीरीज बच चुका है, 22-23 चैप्टर है। वो खत्म करने के बाद उसको मैं आपको बहुत जल्द ऑब्जेक्टिव सीरीज शुरू कर दूंगा, ठीक है। मैथिली का भी ऑब्जेक्टिव सीरीज शुरू हो चुका है, और अब मैं चैप्टर बाय चैप्टर सबका खत्म करने के बाद आपको देता रहूंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जितने बच्चों ने देखा कमेंट जरूर करें। तो दीजिए अपने आसान सर को इजाजत। मिलते हैं अगले क्लास में इसी यहाँ से खुशी और मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।